गुड मॉर्निंग। नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं, इवनिंग हो गई भैया। गुड इवनिंग भैया। आवाज आवाज आ रही है? यस सर। ओके। तो हम पढ़ रहे हैं भैया न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। तो आज का हमारा आखिरी टॉपिक है बायोमोलिक्यूल चैप्टर का। इसके बाद बायोमोलिक्यूल का हो जाएगा दी एंडवा। ठीक है। तो जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं और ये बात सब जानते हैं। हिंदी में इसको न्यूक्लिक एसिड ही कहते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड की बेसिक यूनिट क्या होती है? न्यूक्लिक एसिड की बेसिक यूनिट होती है न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? ये हमारा बनता है न्यूक्लियोसाइड से प्लस फास्फोरिक एसिड से। और न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है हमारे दो कंपोनेंट से, और वो दो कंपोनेंट होते हैं नाइट्रोजन बेस। एक तो होता है नाइट्रोजन बेस और एक होता है शुगर। ठीक है ना? और शुगर भी कौन सी, राइबोज या कौन सी? तो यहां तक तो हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि ये बेसिक नहीं है, इनकी छोटी वाली यूनिट नहीं है। तो अब हम इधर चलते, वापस साइड वाली साइड में आ जाते। तो जो हमारे नाइट्रोजन बेस हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं प्यूरिन और दूसरे का नाम होता है पिरामिडिन। यहां पे आके हमारा पहला क्वेश्चन बन सकता है, और वो पहला क्वेश्चन होगा ये कि किसमें नाइट्रोजन का कंटेंट ज्यादा होगा। कोई बता सकता है इसमें से किसमें नाइट्रोजन का कंटेंट ज्यादा होगा? है? अरे कोई है क्या? अरे कोई जना है क्या जो बता सके कि इसका कंटेंट ज्यादा होता है? तो जो है, तो ये तो है अपना प्यूरिन। और प्यूरिन में होते हैं गलत। ये है प्यूरिन की स्ट्रक्चर, और प्यूरिन में टोटल 4 नाइट्रोजन होते हैं। 2 नाइट्रोजन यहां होंगे, एक यहां होगा और एक इसके मेटा पे होगा। और ये है पिरामिडिन की स्ट्रक्चर। पिरामिडिन सिंगल बॉन्ड होती है, पायरिमिडिन। अब जो पायरिमिडिन है वो 3 टाइप की होती। तो ये तो हमारी हो गई पिरामिडिन और ये हो गई प्यूरिन। तो अब हमें प्यूरिन से इसकी बेसिक स्ट्रक्चर पता लग गई है। और इसका जो फर्स्ट एटम है ये है 1, फिर ये 2, फिर ये 3, 3 के बाद ये 4, 4 के बाद ये 5, फिर 6। पहले बड़ी वाली रिंग की नंबरिंग की गई है। फिर ये 7 है, फिर ये 8 है, फिर ये 9 है। 6 ईयर। और इसमें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। वैसे नंबरिंग इतनी जरूरी नहीं है, बीच बीच में क्या है मैं भी कुछ सीख लेता हूं। तो हम सबसे पहले बनाते हैं एडेनाइन की स्ट्रक्चर। तो एडेनाइन की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सिर्फ 6 कार्बन पर NH2 लगाना है। तो लगा दो भैया।
4 नाइट्रोजन तो फिक्स होंगे ही होंगे। जेई में आजकल पूछ रहे हैं। तो देखो आसान है। अब आप बेसिक से रट याद करोगे ना तो आसान है। सिर्फ क्या चेंज है, NH2, और ये है हमारी एडेनिन की, ये एडेनिन की स्ट्रक्चर है। और अब हम बनाएंगे किसकी, ग्वानिडीन की। तो उसमें भी कोई ज्यादा फर्क तो होगा नहीं, क्योंकि बेस स्ट्रक्चर वो चेंज नहीं कर सकता। यहां पर N, ये N, ये N और ये N। अब देखो, ये तो बेस स्ट्रक्चर हो गई, ये वाला NH2 इधर शिफ्ट हो जाता है और यहां पे डबल बॉन्डेड O आ जाता है। तो इसका जो बॉन्ड है, एक बार मैं देख लूं और एक बॉन्ड कम हो जाएगा बस। एक बार मैं स्ट्रक्चर को फिर से चेक कर लूं, सही है तो ये वाला बॉन्ड चेंज हो जाएगा और ये यहां से हटकर, ठीक है ना, और ये हो जाए, ये ग्वानिडीन की स्ट्रक्चर, ये एडेनाइन और ये हमारी कौन सी, ग्वाइनिन। तो GUANINE, और ये बायोलॉजी में भी आपके काम आ सकता है। इसको हम G से दिखाते हैं, इसको हम A से दिखाते हैं। और अब आई हमारी पिरामिडिन। पिरामिडिन 3 टाइप की होती है। तो पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर बना लो भैया। N, फिर एक दूसरी स्ट्रक्चर बनाई N और N, और फिर एक तीसरी स्ट्रक्चर बनाई N और N। तो सबसे पहले थायामीन की स्ट्रक्चर बनाई जा रही। थायामीन की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, 2 नाइट्रोजन के बीच में एक डबल बॉन्डेड O आ जाता है। तो यहां पर एक डबल बॉन्ड O लग जाएगा, है ना, और दूसरा डबल बॉन्ड O यहां आता है और इसके बगल में एक CH3 आ जाता है। और ये थायामीन या थायमीन की स्ट्रक्चर। तो ये एक डबल बॉन्ड आ गया और स्ट्रक्चर बन गई थायामीन, थायमीन। इसके बाद में हम स्ट्रक्चर बनाते हैं यूरासिल की। यूरासिल के स्ट्रक्चर में फिर से डबल बॉन्ड यही O आया है, ऊपर वाला भी डबल बॉन्ड यही है, और ये यूरासिल की स्ट्रक्चर बन गई। इसका मतलब हुआ दोनों में ही 2-2 नाइट्रोजन फिक्स है, 2 डबल बॉन्ड भी फिक्स है। सर ये डबल बॉन्ड एक बार इससे अगले है, अच्छा ये वाले सही है, सॉरी ये बॉन्ड नहीं हो। और ये स्ट्रक्चर है हमारी कौन सी बची, साइटोसिन की स्ट्रक्चर। तो हमने पिरामिडिन पढ़ ली है तीनों, अब स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट याद कर लिए। पिरामिडिन की सारी स्ट्रक्चर्स में 2 नाइट्रोजन फिक्स हैं, साइटोसिन में एक कार्बोनिल ग्रुप और एक NH2 है, जबकि बाकी दोनों में 2 कार्बोनिल ग्रुप और एक में CH3 एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो हम चलते हैं अब शुगर की तरफ। तो हमने नाइट्रोजन बेस को पूरा कर लिया है और जा रहे हैं शुगर की तरफ। शुगर भी क्या है, 2 टाइप की होती है,
एक का नाम होगा और डीऑक्सीराइबोज शुगर और एक का राइबोज शुगर। राइबोज आरएनए में मिलती है और डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में मिलती है। तो इस पे अब अगर क्वेश्चन आया तो क्या आएगा कि दोनों में फर्क क्या है। तो अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूं तो 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर, तो हमें फर्क समझ आ जाएगा। सेकंड कार्बन का OH, सेकंड कार्बन का OH खत्म हो जाता है। तो ये है हमारी OH, OH, OH और OH। ये राइबोज की स्ट्रक्चर है और यहां पे आ जाएगा CH2OH। तो ये है हमारी राइबोज। अब डीऑक्सी राइबोज की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या करेंगे, इस OH को हटा देंगे। इस OH को हटा देंगे तो यहां पे H आ जाएगा, बाकी जो जैसा था वैसा ही लगा दिया जाएगा। देखो स्ट्रक्चर में किसी को डाउट है, ये है क्वेश्चन। वैसे तो क्या आजकल सबको ये बात आती है। बढ़े आगे। तो हमने नाइट्रोजन बेस की स्ट्रक्चर देख ली है और शुगर की स्ट्रक्चर देख ली। अब हम देखेंगे न्यूक्लियोसाइड की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको हटा। तो हम देख रहे हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए हमें दो कंपाउंड की रिएक्शन करानी पड़ेगी और एक होगा शुगर। OH, H, OH, OH, OH। और इसकी रिएक्शन हम किसी भी नाइट्रोजन बेस से करा सकते हैं। तो हमने इसकी रिएक्शन इससे करा दी भैया, 4 नाइट्रोजन लगा दिए और इस वाले पर हमने NH2 लगा दिया। तो बताओ कौन सा बेस है ये, एडेनिन। कौन, ये है एडेनिन। एडेनिन जाएगा और इसका जो ये वाला नाइट्रोजन है, ये नहीं ये वाला, इसका जो H है वो इस OH से रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करके ये बन जाएगा। बाकी ग्रुप एज इट इज जैसे थे वैसे ही छोड़ देंगे। तो यहां पर जब H2O निकल जाएगा तो H2O जाकर इस रिंग से ऐसे अटैच हो जाएगा। यहां नाइट्रोजन, ठीक है, 2 नाइट्रोजन यहां, 2 नाइट्रोजन यहां और एक NH2। तो हमारा न्यूक्लियोसाइड तैयार, न्यूक्लियोसाइड तैयार हो गया। न्यूक्लियोसाइड बना लो तो बता देना। और यहां पर H, OH, OH और H। बढ़े आगे। और अब हम इससे बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बनाए भैया न्यूक्लियोटाइड।
तो अब ये वाला जो बॉन्ड है इसका नाम है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि शुगर और नाइट्रोजन बेस जिस बॉन्ड से जुड़ती है उसका नाम क्या है। जनरली बच्चों को फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड याद रहता है। जनरली बच्चों को फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड याद रहता है, ठीक है ना। तो ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। आगे बढ़े भैया न्यूक्लियोटाइड में। अब न्यूक्लियोटाइड में जब हम रिएक्शन कराएंगे H3PO4 की, तो H3PO4 इस वाले उससे रिएक्ट करेगा और इससे रिएक्ट करके क्या बना लेगा, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना भाई। न्यूक्लियोसाइड तो बन ही गया। अब न्यूक्लियोसाइड की रिएक्शन जब हम H3PO4 से कराएंगे तो हमें मिल जाएगा न्यूक्लियोसाइड, सॉरी टाइड। तो यहां पर और जोड़ देते हैं। तो ये हमारा कैसे जुड़ेगा, CH2 तो था ही, इससे O, फिर एक फास्फोरस, एक न्यूक्लियोटाइड बिल्कुल तैयार है रिएक्ट करने के लिए। तो एक H और आएगा, बना डालो भैया न्यूक्लियोटाइड तक। अब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो हर्षित बताएगा जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो किस किस के बीच में बनता है। 3 और 5 के बीच में। तो देखो ये तो 5 है और ये वाला रिएक्ट करता है दूसरी यूनिट का। तो अब मैं आपको पूरा एक न्यूक्लियोटाइड बनाकर, न्यूक्लियोटाइड चेन बनाकर दिखा देता हूं भाई। तो ये तो एक था ही, तो थोड़ा सा बाहर लेते हैं और ये एक और बन गया। इसका जो CH2 है वो ऊपर वाले के साथ में जाकर ऐसे जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड O, एक O बीच में आएगा, एक यहां और ये इसके साथ में मिल गया। बाकी ग्रुप जैसे थे वैसे ही लग जाएंगे। यहां पर नाइट्रोजन का बेस ये सब जानते हैं, OH OH होगा, OH। तो ये तो है 5 और ये है 3, और बायोलॉजी वाले ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि दो न्यूक्लियोटाइड आपस में 3-5 बॉन्ड से जोड़ते हैं। लिख डालो फटाफट। और इस शुगर में और इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है, किस नंबर का, कोई बता सकता है क्या। फर्स्ट। फर्स्ट और 9, 1 और 9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वन और 9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाता है। अब दो नाइट्रोजन बेस आपस में किससे अटैच होंगे, और इस वाले बॉन्ड को भैया एक मिनट में ये लिख लूं फिर करते हैं अपन, फास्फो डाई एस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो ये कई बार पेपरों में पूछा हुआ होगा कि दो न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बॉन्ड से अटैच होते हैं। तो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है ना, जिसमें 3,5 फास्फोडाइएस्टर भी कहते हैं। आगे बढ़े। बढ़े भैया।
बड़े भैया जी सर। अब हम आगे देखते हैं और क्या आ सकता है। दूसरी बात ये, अब हम डीएनए के बारे में ही पढ़ रहे हैं सिर्फ। डीएनए में जो सीक्वेंसिंग होती है वो ए का पेयर टी के साथ बनता है और जी का पेयर सी के साथ बनता है, और ये जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो एटी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जबकि जीसी के बीच में 3 एच बॉन्ड बनते हैं। तो अब ऑब्वियसली जीसी का बॉन्ड कैसा होगा? जीसी का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा एटी के बॉन्ड से। तो यहां पर छोटा मोटा क्वेश्चन ये बनता है कि किसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा? मेल्टिंग टेम्परेचर, और मेल्टिंग टेम्परेचर को टीएम ऑफ डीएनए कहते हैं। टीएम ऑफ डीएनए जीसी का ज्यादा होगा, ठीक है ना, एटी के। क्योंकि जीसी में आप देख सकते हो कितने बॉन्ड हैं? 3। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, इनका क्योंकि दोनों हेलिक्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो अगर उसमें 10 जी मिले हैं तो 10 सी भी होंगे। और इसकी बेसिस पर एक रूल बना जिसका नाम है चारगाफ रूल। तो बायो वाले सब जानते हैं कि चारगाफ रूल क्या होता है। चारगाफ रूल कहता है ए प्लस टी डिवाइडेड बाय जी प्लस सी का रेशियो कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर रेस में। जैसे ह्यूमंस में ये कितना होता है? एटी और जीसी का रेशियो ह्यूमंस में कितना होता है हर्षित? 1.52 होता है। और ई कोलाई में ये 0.93 होता है। ई कोलाई में 0.93 होता है। और डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वॉटसन और क्रिक्स ने दी थी, ये तुम्हें बताना हमें शर्म लग रहा है, शर्मी, ठीक है ना। दूसरी बात तो यहां पे लिख सकते हो भैया, पर पढ़ाना है तो लिखाना ही पड़ेगा। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दी? वॉटसन और क्रिक ने। और ईयर थी 1953, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। दूसरी बात, डीएनए के स्ट्रैंड कैसे होते हैं, आइडेंटिकल या कॉम्प्लीमेंट्री? तो डीएनए स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है उसका पूरक। क्योंकि अगर इधर ए है तो दूसरी साइड में टी होगा, इधर जी होगा तो इधर सी होगा, और ऐसे ही। ये 12th क्लास का क्वेश्चन भी है कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, बिकॉज क्योंकि बेस पेयरिंग एक निश्चित फिक्स उनके बीच में ही होती है। क्लियर है बड़े भैया? आगे अब हम चलते हैं, थोड़ा सा आरएनए को भी टच कर लेते हैं। और वैसे तो बायो वाला टीचर पढ़ाएगा। तो हम आगे देखते हैं आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म इस उम्र में सबको आती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसके 3 फॉर्म होती हैं कि 4 फॉर्म होती हैं अर्जो? कितनी टाइप के आरएनए होते हैं? एक होता है टीआरएनए, दूसरा होता है एमआरएनए, और थर्ड होता है राइबोसोमल आरएनए। ठीक है ना। कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो हमें लगता है कि तुमको ऑलरेडी आती होंगी, यह हमारे काम की नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन, फिर भी देख लो,
थोड़ा सा बता देते। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए को आरएनए में बदलना, डीएनए को आरएनए में बदलना। इसके लिए हमें एक बात का पता होना जरूरी है, ठीक है ना, कि डीएनए में क्या नहीं होता। डीएनए में क्या नहीं होता है? यूरासिल नहीं होता। थायमीन की जगह डीएनए में यूरासिल नहीं होता और आरएनए में थायमीन नहीं होता। तो ये छोटा सा क्वेश्चन ऐसे करके आ जाता है, ए टी और जी सी। तो अब इसका जो एमआरएनए बनेगा उसमें ए का पेयर टी होता है, लेकिन टी है नहीं, तो यू, और टी का पेयर ए और जी का पेयर सी और सी का पेयर जी बन जाए। किसमें? बस इजी तो यही होता है कि डीएनए से अगर हम एमआरएनए बनाएंगे तो उसका सीक्वेंस क्या होगा। इससे ज्यादा विस्तार से जानने के लिए बायोलॉजी के टीचर से कांटेक्ट किया जाए और जेनेटिक्स पढ़ी जाए, ठीक है ना। इसमें से कौन सा आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है? वैसे तो सारे ही हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में दो प्रोसेस काम आते हैं, कौन कौन से हर्षित है? ट्रांसलेशन और हर्षित, स्प्लाइसिंग। एक ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन। हाँ, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन। हमें तो भैया अब इतना सा याद रह गया है कि डीएनए अंदर से मैसेंजर आरएनए के थ्रू मैसेज भेजता है कि मुझे ऐसे प्रोटीन की जरूरत है। ये एमआरएनए जाता है और राइबोसोमल आरएनए के बीच में फिट हो जाता है। आरएनए इसके मैसेज को पढ़ता जाता है, यही पढ़ता है ना, और क्या बनाता है? अमीनो एसिड। उन अमीनो, और यहां से अमीनो एसिड निकलते जाते हैं, और इन अमीनो एसिड को कौन पकड़ता है? इन अमीनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए पकड़ता है और न्यूक्लियस में छोड़कर आ जाता है। ऐसे ही तो होता है बायोलॉजी में। तो भैया ये लिख डालो और फिर हम अपनी छोटी मोटी सी बातें पढ़ते हैं। कुछ चीजें रह गई हैं जो हम समझा देते। तो हमारा बायोमोलिक्यूल का दी एंड हो जाएगा फाइनल। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन सब जानते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन है, आरबीसी में मिलती है। और इसमें कौन सी रिंग पाई जाती है? इसमें रिंग मिलती है पोरफायरिन। पोरफायरिन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें पोरफायरिन रिंग पाई जाती। इसमें टोटल अमीनो एसिड कितने होते हैं? 574 अमीनो एसिड होते हैं। और वो कितनी न्यूक्लियोटाइड चेन में अरेंज होते हैं? 4 न्यूक्लियोटाइड चेन में अरेंज होते हैं। और चारों चेन मिलकर आपस में एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनाती। दो चेन में, इसमें भी दो अलग अलग चेन होती है, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा में 141 अमीनो एसिड्स होते हैं और इसमें 146 अमीनो एसिड होते हैं। तो टोटल दो दो होती हैं, तो देखो 574 हो गए होंगे। आगे है हमारा मायोग्लोबिन।
मायोग्लोबिन में सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, और इसमें जो टोटल अमीनो एसिड होते हैं वो 153 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े भैया। हम आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ और काम की बात है। एटीपी सब जानते ही हैं, एटीपी को हम करेंसी ऑफ यूनिट सेल कहते हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी इन बायोलॉजिकल रिएक्शन। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, मॉलिस टेस्ट का क्या यूज है। प्रदीप है क्या आज? प्रदीप नहीं है? जी सर, है ना। है तो बताओ भैया, मॉलिस टेस्ट किस में यूज होते हैं? प्रोटीन के। तो ये कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है, ये कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है। और जब हम किसी कार्बोहाइड्रेट की रिएक्शन अल्फा नेफ्थॉल से कराते हैं प्लस 1% KOH, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा H2SO4 डालते हैं, H2SO4 डालने से एक वॉयलेट रिंग बन जाती। तो ये मॉलिस टेस्ट है। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी अमीनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड चेंज का एंड टर्मिनल हम किसकी सहायता से कैलकुलेट करते हैं, किसकी हेल्प से ज्ञात किया जाता है? कोई बता सकता है? बताया सिनर्जिक था ये रिजल्ट। तो आपको। इससे हम सेंगर रीजेंट की सहायता से करते हैं, और सेंगर रीजेंट भी आपको बता दिया था, 2,4 डाइनाइट्रो 2,4 डाइनाइट्रो 1 फ्लोरोबेंजीन, ये सेंगर रीजेंट है और इसी को डीएनपी टेस्ट भी कहते हैं। तो वो पूछेगा अमीनो एसिड या प्रोटीन में एन टर्मिनल की खोज कैसे की जाती। दूसरा है हमारा सी टर्मिनल, अमीनो प्रोटीन में सी टर्मिनल की खोज किससे की जाती? कोई बता सकता है तुम में से? इसको हम हुंग मेथड कहते हैं। एक मिनट, हम इसको देख के बता देते हैं आपको क्या मेथड कहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन हाइड्राजीन से कराते हैं, और इस प्रोसेस का नाम यह है हाइड्रोजिनोलिसिस। इसको हम हाइड्रोजिनोलिसिस कहते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। और इसको किस मेथड से डिटरमाइन करते हैं? कोई बता सकता है क्या? इसको देखते हैं, हमें थोड़ा थोड़ा याद है भैया, अभी नहीं याद आ रहा। हुंग करके मेथड है कोई, तो तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं। अब ये तुम हमको बता देना। ये पोरफायरिन वाला फर्स्ट ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी रिंग होती। हम आगे चलते हैं। बाइयूरेट हमने पढ़ लिया, निन हाइड्रिन टेस्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। जेंथोप्रोटोनिक टेस्ट भी हम पढ़ चुके। अब अगली बात देख लो, आयोडीन वैल्यू किसे कहते हैं?
कोई बता सकता है आयोडीन वैल्यू क्या होती है? ठीक है ना। इससे फैट और ऑयल में डबल बॉन्ड की नंबर ज्ञात की जाती है। कैलकुलेट की जाती है। तो बायोलॉजी के लायक भी सवाल है। जितने ग्राम आयोडीन उस एल्कीन में एब्जॉर्ब हो जाती है तो उसको काउंट करके इसमें डबल बॉन्ड निकालते हैं। यहां पर एक एग्जाम्पल हमें याद आता है और वो है लिंसेड ऑयल, पर आने लायक नहीं है। लिंसेड ऑयल की आयोडीन वैल्यू 180 होती है और ऑलिव ऑयल की 100 होती। जितनी आयोडीन वैल्यू ज्यादा होगी उतना कोई तेल खाने में अच्छा होता है। एपिमर हमने पढ़ी लिया। कुछ डिजीज है वो देख लो। ये बायोलॉजी में भी आ सकते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक एंजाइम है जिसका काम क्या है? कोई बताएगा क्या? क्लॉट बस्ट। हर्षित, ये ब्लड क्लॉट करने के काम आता है या डिसॉल्व करने के? बस्टर है। मतलब ये ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है। ये ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने के काम में आता है। आगे बढ़े। दूसरा एक और हमें कोई याद आ रहा है और वो है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म एल्बिनिज्म जो डिजीज है वो किस एंजाइम्स की डेफिशिएंसी से होती है? मिलन। हर्षित है। तो ये इस एंजाइम्स की वजह से होती है, ट्रायोसिनेज की वजह से होती। और एक डिजीज और है, उसका नाम है फिनाइल कीटोन यूरिया। ये किसकी वजह से होती है? ये हमारी होती है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की वजह से। तो ये डिजीज है जो आपसे कॉमनली पूछी जा सकती। बायोलॉजिकल रिएक्शन में कॉमन ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? कोई बता सकता है? NAD। तो कल शायद हर्षित ने हमको बताया था। कल नहीं, हमने एक दिन शायद तुमसे पूछा था क्या कि क्रेब्स साइकिल में कितने। तो ये कोएंजाइम्स है जो बायोलॉजिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का काम करता है। तो यहां पर बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि एथेनॉल को एल्डिहाइड में कौन कन्वर्ट करता है? एथेनॉल को एल्डिहाइड या एल्डिहाइड में रिड्यूस करने के लिए NAD+ का यूज किया जाता है।
और एक और है एएमपी। एएमपी को क्या कहते हैं भैया? हर्षित बता। ये रेगुलेटरी हार्मोन्स है। ये हार्मोन्स के सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। लिख लो कहीं पे, बायोलॉजी में काम आ सकता है? वो नहीं, तू लिख ले अभी। हाँ, एएमपी का नाम है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसका नाम है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और इसका काम है ट्रांसमिटिंग और एम्पलीफाइंग द केमिकल सिग्नल ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स के सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है। हार्मोन्स सिग्नल को एम्पलीफाई को हिंदी में क्या कहेंगे भैया? प्रदीप है? नहीं तो फिर हम एम्पलीफाई लिख रहे हैं। एम्पलीफाई करता है। तो ये बायो के लिए स्पेसिफिक है, केमिस्ट्री में आने के चांस 1%। 1% भी इसलिए आएंगे क्योंकि वो चाहता नहीं कि तुम कोई करो। कई क्वेश्चन इसलिए डाले जाते हैं कि बच्चा करे ना। और भैया ये हो गई है फाइनली दी एंड। अब बायोमोलिक्यूल में हमारी तरफ से कुछ नहीं बचा है। ठीक है भैया? कोई बता सकता है कौन से हार्मोन्स में आयोडीन मिलती है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन। ठीक है ना? तो थायरॉक्सिन में आयोडीन मिलती है। हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन याद आता है हार्मोन्स के ऊपर। कौन सा है? एक मिनट हम याद करते हैं। दो पेप्टाइड हार्मोन्स बता दो। दो पेप्टाइड हार्मोन्स के नाम बता दो। तो इसके दो है, एक का नाम है इंसुलिन और दूसरे का नाम है गॉन। ग्लूकागोन। हमारी तरफ से ये इंपॉर्टेंट है। और दो एमीन भी बताई दो। अब इतना किया है तो एड्रेनालिन और एड्रेनालिन। ठीक है ना? तो थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन, ये दोनों एमाइन हार्मोन्स हैं। और हो सकता है नॉर एड्रेनलिन भी हो, पर हमारी लिमिटेशन है जिनके भी एंड में एनी लगा हुआ है वो सारे के सारे एस्टेरॉइड से बने हुए हैं। अगर कुछ नहीं आता हो तो इससे बच सकते हो। नहीं, पर वो थायरॉक्सिन में गलत हो जाएगा तो इसका मतलब हमने स्पेलिंग गलत लिखी है। तो जिनके भी एंड में एनी लगा हुआ है वो सारे के सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। ठीक है भैया? अब बताओ, कोई डाउट है तो बता दो। देखो किसी को डाउट है तो भैया बता दो। बताओ, एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन में कितने एटीपी यूज हो जाते हैं? हर्षित, हर्षित है?
18 ATP और 12 NADPH। तो अब P3 18 एटीपी लिखे देखते हैं हमें भैया, कहीं पे नोट कर सकते हो। 1 ग्लूकोज की सिंथेसिस में 18 एटीपी का यूज हो जाता है। हाँ, हम और देख लेते हैं, कुछ छोटी मोटी बातें हो। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए, क्या क्या पूछे हुए हैं देख लो। मैं बोलता जाता हूं, आप आंसर देते जाना, तो अपना काम हो जाएगा। बायोमोलिक्यूल आज ही खत्म हो जाए। डीएनए में कौन कौन से पिरामिडन बेस होते? Adenosine. दो ही हो सकते हैं पिरामिडन में, एडेनाइन और गुआनिन। कि साइटोसिन या कौन? साइटोसिन और थाइमिन, वो तो प्यूरिन्स हो गए ना। वो तो तो साइटोसिन और थायमिन ऐसे भी डूब जाते हैं, लिखते चलो। डीएनए में पिरामिडन बेस कौन से होते हैं? क्लियर। अगला, प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? प्रोटीएज। प्रोटीएज चॉइस में ही नहीं है। इन्वर्टेज, जाइमेज, एमाइलेज, माल्टेज, डाइस्टेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। दोनों लास्ट वाले। Trypsin. पेप्सिन और ट्रिप्सिन की जरूरत है। कौन सा पेप्टाइड हार्मोन से 2006 में आया था? चॉइस है एड्रेलिन, ग्लूकागोन, टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन। पेप्टाइड हार्मोन से ग्लूकागोन, ठीक है ना। थायरोक्सिन और एड्रेलिन अमाइन है और टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड है। क्वेश्चन आया है अगला, कौन सा बायोमोलिक्यूल वाटर में इंसॉल्युबल है? और चॉइस है ये, केराटिन, हीमोग्लोबिन, राइबोन्यूक्लियस, और फोर्थ चॉइस है एडेनाइन। केराटिन। तो केराटिन, ठीक है ना। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, डी ग्लूकोज की दोनों फॉर्म्स को क्या कहते हैं? उनका आपस में क्या रिलेशन है? डी ग्लूकोज पायरानोजा के दो स्ट्रक्चर होते हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन है? ग्लूकोज दो फॉर्म में मिलता है, अल्फा डी और बीटा डी। एक दूसरे के एनोमर हैं। बच्चे सही बोलती है गलत है? एनोमर ही होता है सही आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि डीएनए में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या किस किस के बीच में मिलता है? 3 और 5। है 3 और 5। और देख लेते हैं। 3 और 5 तो चॉइस में ही नहीं। 2 न्यूक्लियोसाइड में। दो न्यूक्लियोटाइड के अच्छा बीच। अच्छा, वापस बताते हैं। दो दो पूछ रहा है, वो दोनों के ही पूछ रहा है। बेस का और फॉस्फोडाइएस्टर का लिंकेज शुगर से कहां बनता है? बेस का मतलब तो शुगर मॉलिक्यूल का कौन सा कार्बन बेस से और फॉस्फोडाइएस्टर से इन्वॉल्व होता है? फर्स्ट तो एंड फर्स्ट तो उसमें होता है और फिफ्थ फॉस्फोडाइएस्टर में होता है। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी 2014 में कौन सा पेयर टॉलेंट टेस्ट देता है? और चॉइस बोर्ड पर है। पहला चॉइस है ग्लूकोज और सुक्रोज, देगा क्या?
नहीं। अगला है फ्रक्टोज और सुक्रोज। नहीं। अगला है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। यस। और अगला है एसिटोफिनॉन और हेक्सेनल। हेक्सेनल है, नहीं दोनों देने हैं। हाँ तो नहीं देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, न्यूक्लिक एसिड बेस हैविंग टू पॉसिबल बाइंडिंग साइट। एक मिनट लिखता हूं। हाँ बिल्कुल थर्ड। एक सेकंड रुकना भैया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम ट्राइग्लिसराइड को हाइड्रोलाइज करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है? लाइपेज। तो ये है सीपीएमटी का। तो लाइपेज ऐसा काम करता है। चेक भी कर लेते हैं। 77 के साथ ए बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रोटीन की हेलिकल स्ट्रक्चर होती है वो किस बॉन्ड से स्टेबलाइज होती है? नाइट्रोजन। प्रदीप, प्रदीप जी सर। और प्रदीप भैया, जी सर। प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड मिलता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है। ठीक है ना, ये हमने कल पढ़ा था और आप इसमें अटक रहे थे। अगला क्वेश्चन अच्छा लग रहा है मुझे, और क्वेश्चन ये है कि ग्लूकोज, हाँ, ग्लूकोज में कितने कायरल एटम होते हैं? कितने कायरल एटम होते हैं? तो और वो पूछ रहा है बीटा डी ग्लूकोज। चॉइस हमारे पास है 3, 4, 5 और 6। अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हारे यहां आ सकता है। तो जो ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर होती है उसमें 4 होते हैं और साइक्लिक में 5 होते हैं। तो अब उसने बीटा डी ग्लूकोज बताया। ओपन में अल्फा बीटा डी, और ये अल्फा होते ही नहीं है। अल्फा और बीटा साइक्लिक में ही होते हैं, मतलब उसने घुमा के मारा है। साइक्लिक में कितने? 5 और ओपन में 4। ओपन में तो 4 देख लो, हम यहां दिखा देते। ये चारों के चारों कायरल होते हैं, जबकि ओपन स्ट्रक्चर में 4 और साइक्लिक में 5। तो अब कभी कभी टोटल आइसोमर भी पूछे जाते हैं। इसके टोटल आइसोमर्स इतने होंगे और इसके टोटल आइसोमर इतने होंगे। ओपन चेन में 16 आइसोमर होंगे और साइक्लिक में 32 होंगे। तो बताया ना, ओपन में 4 ही होते हैं। अब साइक्लिक में तो अल्फा डी और बीटा डी होते हैं ना, टोटल 32 आइसोमर बनते। ये आजकल आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन्स ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है? कोई भी बता सकता है।
इंसुलिन। तो इंसुलिन का काम यही है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। अगला क्वेश्चन है जो आपके आ सकता है कि डीएनए की जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो किसकी वजह से बनती है, कौन से बॉन्ड की वजह से? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से बनती है। अगर अगला क्वेश्चन है कि अगर हम सेलुलोज की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दें तो हमको क्या मिलेगा? एल ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, डी राइबोज, डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज। फिर से सुन ले, एल ग्लूकोज, अगला चॉइस है डी फ्रक्टोज, अगला है डी राइबोज और अगला है डी ग्लूकोज। तो सेलुलोज की बेसिक यूनिट बीटा डी ग्लूकोज होती है। बीटा तो किसी में दिख ही नहीं रहा, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि विटामिन बी 12 में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर +3। जनरल भी हो जाते हैं। हाँ, जर्नल भी यही है। ओके, अगला क्वेश्चन ये है कि इंसुलिन किस कैटेगरी का हार्मोन्स है? एमीन है, स्टेरॉइड है, पेप्टाइड है, कैसा है? पेप्टाइड। आज ही पढ़ा है। अगला क्वेश्चन ये है कि ये किस विटामिन का नाम है? एर्गो, कैल्सीफेरॉल। डी, विटामिन डी। ये विटामिन डी का नाम है। अगला क्वेश्चन ये है कि विटामिन के से कौन सी बीमारी रिलेटेड है? परनीशियस एनीमिया। के से? पागल तो नहीं हो गया तू? सॉरी, B12 होती है तो। बुढ़ापे में ऐसा हो जाता है, ज्यादा पढ़ के भी हो जाता है, या बुढ़ापा आ रहा हो तो। इससे ब्लड क्लॉट clotting, नहीं बनता, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। अगला क्वेश्चन है सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? D को, डी। अगला क्वेश्चन ये है कौन सा विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता? विटामिन B12, कोई भी नहीं हो सकता, वाटर सॉल्युबल जो भी है। अगला क्वेश्चन ये है दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? C, तो विटामिन सी नहीं होता, कहीं पे लिख लो। यस, B12 में होता है, है। B12 में। मतलब नॉर्मल पढ़ ले यार। नहीं, डॉक्टर बोलता है ना दही खाना चाहिए जिसको B12 कमी है। अच्छा, तो वो आया तो दूध में ही ना, आया कोई बाहर से थोड़ी आया। अगला क्वेश्चन ये है कि ये कौन सा अमीनो एसिड है? कौन सा है? एलेनिन है। इसका तो पीके, इसका पीके 9.69 है और इसका पीके 2.34 है। इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा?
दो डिवाइड कर देंगे 2 से जोड़ के। अब भाई कर तो देंगे पर करेगा कौन? है अब इस उम्र में तू हमसे करवाएगा? शर्म नहीं आएगी तुझे? नहीं सर, नहीं करवाएंगे। 6.01 है 6 015 देखो भैया, एक जना बता रहा है आंसर कोई 6.0 कुछ करके। सही है क्या? सही है। सही है। तो आंसर आ जाएगा, इसको 2.34 को 9.69 से जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, 6.02। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस क्या होगा? और तीनों दे रखे हैं, फॉस्फेट, शुगर, बेस। पहले फास्फेट, सीक्वेंस फिर क्या होगा? शुगर, फिर बेस। कैसे पता लगा? किताब फॉस्फेट में तो लिख रखा है। है? किताब में एक डायग्राम बना रखा है। यही आंसर है। अब देखो, इसको आता नहीं है पर इसको रटा हुआ था तो इसने बता दिया। शायद 5 ऐसे करके शुगर बेस, ये सीक्वेंस दिया हुआ है। इसका लॉजिक भैया हमको भी नहीं है पता। डीएन न्यूक्लिक एसिड में इनका सीक्वेंस क्या होगा इन तीनों का? बस अलग अलग सीक्वेंस दिए हुए हैं ऐसे करके, शुगर बेस फॉस्फेट। है? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ये है कि दोनों में से कौन ज्यूटर आयन फॉर्म में रहेगा? एलेनिन और सल्फेनिलिक एसिड। सल्फेनिलिक एसिड। बताओ भैया, दोनों में से कौन ज्यूटर आयन फॉर्म में रहेगा? दोनों ही ज्यूटर आयन फॉर्म में रहते हैं और ये एनिलीन के सल्फोनेशन से बनता है। और इसको तो तुम जानते ही हो, अमीनो एसिड है। क्लियर? अगला क्वेश्चन वो कहता है कि ग्लूकोज से ओसाजोन बनाने के लिए, ग्लूकोज को ओसाजोन में कन्वर्ट करने के लिए कितने फिनाइल हाइड्रोजन की 3 जरूरत पड़ेगी? 3। तो 3 फिनाइल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। और ये सीपीएमटी में 1988 में आया था और एम्स में 1995 में। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन न्यूक्लिक एसिड में नहीं मिलता? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एक बच्ची तो डूब भी गई है, हिचकोले खा रही है पानी में। न्यूक्लिक एसिड में इसमें से कौन नहीं होता? थायमिन। अरे बोलो। हाँ, ग्वानिन ये तो होता सब है सर। चारों बेस ही तो हैं। तो देखो, इसी को कहते हैं प्रदीप नशे में पड़ना, भांग खा के पड़ना। ये ग्वानिडीन है, ग्वानिन होता है वो, ग्वानिन। अच्छा, ग्वानिडीन है क्या? है?
तो देखो कैसे कैसे बच्चे को फंसाया जाता है और बच्चा फंसता भी है। अगला क्वेश्चन है, कौन ग्लोबुलर प्रोटीन है? कौन ग्लोबुलर प्रोटीन का काम करेगी? चॉइस में लिखा हुआ है मायोसिन, हीमोग्लोबिन यही करेगी। और फिब्रोइन और ग्लूकागोन। हीमोग्लोबिन। ग्लूकागोन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। कहीं पे एक लिख लो, जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज, ग्लूकोज के सेकंड OH को अगर हम इससे रिप्लेस कर दें तो काइटिन बन जाती है। ये पता नहीं क्यों हमें अच्छा लग रहा है, पता नहीं हमारे दिल में भग घुस गया। हम 2 दिन से रोक रहे हैं अपने आप को, नहीं बताएं नहीं बताएं, पर बता ही देते। अगर ग्लूकोज के सेकंड नंबर के OH को NHCOCH3 से रिप्लेस कर दे तो क्या बन जाती है? काइटिन कहेंगे कि चिटिन? तो बताओ इसका क्या यूज है? काइटिन। आर्थ्रोपोड में हर्षित है? आर्थ्रोपोड में एक्सोस्केलेटन और फंगल सेल। आर्थ्रोपोड में एक्सोस्केलेटन बनाने के काम आती है। आर्थ्रोपोड्स में और तिलचिट्टे फंगल का जो आउट, हाँ और होंगे, सारे हमें भी नहीं आते। ठीक है, कोई डाउट भैया? देखो किसी को डाउट है क्या? देखो भैया, कोई डाउट है क्या किसी को? है? तो हमने भैया जितना मैक्सिमम है वो कवर करने की कोशिश की है, फिर भी छूट गया हो, सही है। तो अब फाइनली खत्म भी हो गया भैया, ज्यादातर क्वेश्चन हमने करा दिए बायोमोलिक्यूल के जितने पिछले सालों में आए, इसलिए करा दिए कि दीक्षा बायो की नहीं है तो इसको बड़ा जोर आएगा, तो इस बहाने ये कुछ सुन लेगी, क्योंकि जेई में इस चैप्टर के बहुत क्वेश्चन आते जो वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते, और बच्चे पढ़ के भी नहीं जाते, फिर भी बदतमीज पढ़ के नहीं जाते, पता है आते। और इतनी सी कट ऑफ जाती है, इतनी सी। तो भैया इंजीनियरिंग करके 5,000 रुपए की नौकरी नहीं मिलती, मालूम है तुझे? और डॉक्टर करके 20-30 हजार तो गवर्नमेंट ही देती। 4, हाँ 1 महीने का, और क्या 2 साल का? ठीक है भैया, कोई कष्ट तो नहीं? ठेले